एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा आपके अपने चैनल ज्योग्राफी वंडर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे अपवाह के बारे में। जो भारत का अपवाह प्रणाली है वो कैसी होती है। इसमें नेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं और हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं बताती हूँ कि जो भारत का अपवाह तंत्र है उसमें दो प्रकार के हैं। पहला उत्तर भारत के अपवाह तंत्र, दूसरा दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। जिस तरह से प्रवाह है नदियों का, उसी क्रम में अपवाह के भी अलग अलग रूप हैं। जैसे कि उत्तर भारत की नदियाँ युवा अवस्था में हैं। क्योंकि वो पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर घाटी में बहती हुई मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, जबकि दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो प्रौढ़ावस्था में है, क्योंकि उनका जो आधार तल है, बेस लाइन है, वो अब तक समाप्त हो चुकी है, वो अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। इसीलिए वो उनको कहा जाता है प्रौढ़ावस्था में। क्योंकि वे अब लंबाई में, गहराई में नहाकर चौड़ाई में जो अपर्दन की क्रिया करती हैं। तो अगर हम उत्तर भारत के अपवाह तंत्र की बात करें तो यहाँ कौन कौन से अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, जिसमें पहला आता है पूर्वगामी या पूर्ववर्ती अपवाह। पूर्वगामी या पूर्ववर्ती अपवाह से मतलब है कि जब नदियाँ ऊंचाई बढ़ने पर, ढाल चेंज होने पर भी अपना जो मार्ग है उसमें परिवर्तन नहीं करती, तो वो कहलाते हैं पूर्वगामी या पुराने रास्ते को ही अपनाते हुए। जिसमें अगर हम बात करें भारत में जो हिमालय क्षेत्र है उसकी कंडीशन कैसी है कि नदियाँ जिस क्रम में प्रवाहित होती थी उसी क्रम में आज भी प्रवाहित होती हैं। वे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने पर भी अपना रास्ता उन्होंने उनमें गार्ज बनाकर, खाइयाँ बनाकर अपना बना लिया है। तो वो नदियाँ जो अपना मार्ग परिवर्तित नहीं करती उत्थान के बाद भी, वो कहलाती हैं पूर्वगामी या पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, जैसे उत्थान से प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी उत्थान हो जाता है तो नदियाँ अपना फिर प्रवाह बनाती रहती हैं। नदियाँ पुराने मार्ग का ही अनुसरण करती हैं। समझा चुकी हूँ मैं इसको। अब इसमें कौन सी नदियाँ हैं, तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, तीस्ता, अरुण और कोसी, यानी जो हमारी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वे सभी इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आता है खंडित या आंतरिक अपवाह। खंडित या आंतरिक अपवाह से मतलब है कि हिमालय की जो नदियां निकलती हैं, मैंने जो नदियों के कार्य बताए थे उसमें बताया था कि उत्तर के मैदानी क्षेत्र बताया था कि भावर, बागर, तराई, खादर बताए थे। तो भावर क्षेत्र कौन सी होती हैं, जब अगर नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से आती हैं तो अपने साथ वो कंकड़ पत्थर लाती हैं। जब ये कंकड़ पत्थरों के नीचे से जल प्रवाहित होता है तो उसको बोलते हैं भावर क्षेत्र। ठीक है, तो वही भावर क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है खंडित या आंतरिक अपवाह। ठीक है, अब वो क्या है खंडित समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसमें हिमालय के गिरिपथ प्रदेश में उतरने वाली नदियां लुप्त होकर आगे पुनः धरातल पर प्रकट होती हैं। समझ में आ गया। ये नदियां जो है पत्थर को साथ में लाने के कारण प्रवाहित होती हैं, जिस कारण से उसके कंकड़ पत्थरों के नीचे अपना रास्ता बना लेती हैं, तो वो कहलाती हैं खंडित व आंतरिक अपवाह। इसमें सारी ही नदियां आती हैं जो उत्तर भारत हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। नेक्स्ट आता है अंतःस्थलीय अपवाह। इसके अंतर्गत आता है वे नदियां सागर तक नहीं पहुंच पाती। अंतःस्थलीय को हम बोल सकते हैं आंतरिक अपवाह प्रणाली। ठीक है, आंतरिक अपवाह प्रणाली क्योंकि यहाँ पर नदियां जो है सागरों से या महासागरों तक न जाकर वे मैदानी क्षेत्रों में ही विलीन हो जाती हैं, तो वो नदियाँ कहलाती हैं हमारी आंतरिक। हमारे राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सी नदियाँ ऐसा करती हैं, जिसमें रूपनारायण, मुजोरी, सूकरी, घग्गर, ये नदियाँ हैं जो आंतरिक प्रवाह का उदाहरण है। ये सामर झील और मरुस्थलीय क्षेत्रों में विलीन होती हैं। नेक्स्ट आता है समानांतर अपवाह। समानांतर से स्पष्ट हो रहा होगा, जो समानांतर बहती हैं, यानी अपने समानांतर प्रवाहित होती हुई आगे जाकर मिल जाना, ये कहलाता है समानांतर प्रवाह। देखो, अब गंगा के ऊपरी मैदान में समानांतर प्रवाह मिलता है। नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं।
ये तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में मिलती हैं। देखने को कहाँ मिलती है? तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में। गंगा की सहायक नदियों के रूप में गंडक, घाघरा, कोसी समानांतर बहकर मुख्य नदी में मिलती है। ठीक है, तो जब नदियाँ पहले समानांतर बहती हैं सहायक नदियाँ, फिर आगे जाके वे मिल जाती हैं, तो इसको बोलते हैं समानांतर अपवाह। अब आता है नेक्स्ट आयताकार अपप्रवाह। तो आयताकार अपप्रवाह में मुख्य नदियाँ और सहायक नदियाँ समकोण पर मिलती हैं। इस तरह का जो प्रवाह कहलाता है वो कहलाता है आयताकार प्रवाह, जिसमें कोसी और विंध्य नदी इसका मुख्य उदाहरण है। नदियों के नाम डाल देते हैं और पूछते हैं इसका कौन सा अपवाह है। ठीक है जी, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारा कटकीय अपवाह प्रणाली। कटकीय यानी कि सहायक नदियां मुख्य नदी के साथ अधिक कोण पर मिलती हैं, यानी एक तरफ से मुख्य नदी दूसरी तरफ सहायक नदी आती है, वो मिलती है, तो वो कहलाता है हमारा जो कटकीय अपवाह प्रणाली। ठीक है, इसमें नदी अपहरण के परिणाम स्वरूप बनती है। नदी अपहरण में जब एक नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है तो वो कहलाता है हमारा कटकीय अपवाह प्रणाली। कुमायूं, कश्मीर, लद्दाख के अपवाह जो हैं सारे वो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें सतलज, सिंधु, कोसी, सापू नदियाँ अपनी ऊपरी घाटी में इसी तरह से प्रवाहित होती हैं। जैसे मैंने कहा था तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में होता है, तो ये नदियाँ जो है इस तरह से जो पहाड़ी क्षेत्र है उनके उस जगह पर इस तरह से प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट आता है अक्रमवर्ती अपवाह। अक्रमवर्ती अपवाह आता है इसमें नदी ढाल के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं, यानी ढाल अगर उसका नॉर्थ टू साउथ है तो वो साउथ टू नॉर्थ बहती हैं। ठीक है, इसमें ब्रह्मपुत्र मुख्य रूप से आता है। ब्रह्मपुत्र सहायक नदियाँ दिहांग, लोहित, ये अक्रमवर्ती अपवाह का उदाहरण है। अगर मैं इसको अक्रमवर्ती समझाऊँ तो ये नदियाँ का प्रवाह अगर इस तरह से आ रहा है तो नदियाँ विपरीत दिशा में आकर इसमें मिलती हैं। ये वाला क्वेश्चन भी नेट में आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह की। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कौन सी होती हैं, ये पूर्णावस्था में पहुंच चुकी हैं नदियां और आधार तल को पा चुकी हैं। आधार तल का मतलब नहीं पता हो तो मुझे कमेंट करना, जिससे कि मैं उसको समझा दूंगी अगर एक पूरा टॉपिक बनता है। ठीक है, और लंबवत अपरदन के कम पार्श्विक अपरदन अधिक करती है, यानी कि नदियाँ जो है गहराई में ना काटकर कहाँ काटती हैं, चौड़ाई में काटती हैं, तो वो कहलाता है हमारा पार्श्विक अपरदन। ठीक है, इसके जो मुख्य अपवाह हैं दक्षिण भारत के वो क्या है? पहला अनुगामी अपवाह। अनुगामी अपवाह से मतलब है कि ढाल या संरचना के अनुकूल प्रवाहित होना शामिल है, जैसा ढाल है वैसे ही अनुकूल बहती है, तो वो कहलाता है हमारा अनुगामी, जिसमें पेरियार और शरावती पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती है। अब ये भी याद रखना कि कौन सी नदी कहाँ गिरती है। पेरियार केरल में है, पोमनामी केरल में, शरावती पश्चिमी घाट में बहती हुई आती है और वो जो है अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में और नर्मदा, ताप्ती कहाँ है? भ्रंश घाटी में बहती हैं। अब ये सभी अपवाह के अनुरूप क्यों हैं? क्योंकि अगर हम ढाल की बात करें तो ये जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, अगर मैं इसमें बताऊं तो ये जो दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है वो, अगर पठारी क्षेत्र की बात कर रहे थे हम, तो देखो इस तरह की कंडीशन पाई जाती है। अब इसमें जो नदियां हैं ये पश्चिमी घाट है, प्रवाह ढाल किधर है? पश्चिमी घाट से अगर नदी इधर प्रवाहित हो रही हैं तो वो इधर प्रवाहित हो रही हैं, इधर है तो इधर बहती हुई जाती हैं, तो ये कहलाता है हमारा अनुगामी अपवाह। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं परवर्ती अपवाह। परवर्ती अपवाह क्या है? अनुवर्ती सरिताओं के बाद उत्पन्न तथा कटकों के अक्षों के अनुसरण करने वाली नदियाँ, यानी अनुवर्ती सरिताओं। अनुवर्ती सरिता कौन सी होती हैं? जब ढाल की दिशा के साथ बहती हुई नदियां हैं वो कहलाती हैं हमारी अनुवर्ती नदी। ठीक है, तो अनुवर्ती नदियों के बाद उत्पन्न तथा कटकों के अक्षों का अनुसरण, यानी जो कटक होते हैं कटकों के अक्षों, तो उन नदियों को परवर्ती नदियाँ कहते हैं। यानी वो जो नदियाँ हैं वो ढाल की दिशा में बहती हैं और जैसे जैसे ढाल मिलता है वैसे वैसे प्रवाहित होती रहती है, तो वो कहलाती है परवर्ती नदियाँ। ठीक है, जो अनुवर्ती से समकोण पर मिलती हैं, यानी कहाँ मिलती हैं? अनुवर्ती से समकोण पर।
ठीक है। इसमें चंबल, केन, सिंधु, बेतवा, सोन नदियाँ गंगा यमुना से समकोण पर मिलती हैं। अब तुम्हें अगर ये भी देखो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे अफवाह में बताऊंगी कि ये नदियाँ जो हैं चंबल, सोन, ये नदियाँ सिंधु, बेतवा, ये कैसी नदियाँ हैं जो दक्षिण के प्रायद्वीप से प्रवाहित होते गंगा यमुना में मिलती हैं। और ये भी क्वेश्चन नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला आता है हमारा जालीदार अफवाह। जालीदार अफवाह का नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, जहाँ पर जिस तरह की जाली का क्रम मिलता है। ठीक है। अब जाली कैसी होती है, तो इसमें मुख्य नदियाँ समानांतर बहती हैं तथा सहायक नदियाँ समकोण पर मिलती हैं। यानी मुख्य नदियाँ समानांतर बह रही हैं और सहायक नदियाँ कहाँ मिल रही हैं, समकोण पर आकर मिलती हैं, तो जाल का निर्माण हो जाता है। ठीक है। सिंहभूमि क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में भी ये देखने को मिलती है। वैसे दक्षिण भारत का है, लेकिन सिंहभूमि और हिमालय में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्य अफवाह। जब नदियाँ पर्वतों से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, तो अब जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से नदी इधर भी बह रही है, जिधर ढाल मिल रहा है उधर बह रही है, तो ये कहलाएगा हमारा आर्य अफवाह। ठीक है। इसमें नर्मदा, सोन, महानदी, गिरना, इसमें मिलकर पहाड़ियों की नदियाँ जो बहती हैं वो सभी इसमें आती हैं। नेक्स्ट है धूमाकृतिक। धूमाकृतिक हमारा सहायक नदियाँ वृक्ष की शाखाओं के समान। मैं इसे पहले साफ कर दूं। धूमाकृतिक में कौन सा आएगा कि सहायक नदियाँ जो वृक्ष की शाखाओं की तरह से आके मिलती हैं, यानी मैं इसको उल्टा बनाऊंगी, गलत बना है ये इस तरह से नदियाँ आकर वृक्ष की शाखाओं की तरह से हर तरफ से आकर मिलती है, तो ये कहलाता है हमारा धूमाकृतिक अफवाह। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो दामोदर, घाघरा, गंडक, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा। अब देखो मैंने इसमें बहुत सी नदियों का नाम बहुत बार आया है, तो इसका मतलब ये कि नदियां पर्वतों से जब मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो उनका अलग अलग अफवाह बनता है, तो उसके आधार पर इनका नाम आ जाता है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है हमारे भारत की अफवाह। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।